नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एमटीएस को आगे बढ़ाते हुए 5/9/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस का, उसी को सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले भी बहुत से दिनों से मैं एमटीएस का पिछले साल का प्रश्न करा रहा हूँ, उसे भी ज़रूर देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बेफिक्र हो के आप ज़रूर एग्ज़ाम दें। ठीक है, जो कि आपके प्रश्न से ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि जानते ही होंगे कि पिछले साल का ही ज़्यादातर आपको प्रश्न लड़ता है, ठीक ना। और किस पैटर्न पर पूछा जाता है ये भी पता चलता है। साथ ही साथ आपको एनटीपीसी साथ में साथ करंट भी चलाया जा रहा है। एनटीपीसी आपके आने वाले एग्ज़ाम स्टैटिक जीके जीएस, साथ में साथ करंट जो है पिछले 1 साल का चलाया जा रहा है। जानते ही होंगे कि करंट अफेयर जो है 1-2 महीना का नहीं पूछा जाता है, पिछले 1-2 साल का ही पूछा जाता है। तो करंट अफेयर जरूर देखें और एनटीपीसी के स्टैटिक जीके भी देख ले, ताकि वो स्टैटिक जीके हर जगह पूछा जाता है। स्टैटिक जीके किसी एक चीज़ का नहीं होता है, ठीक ना। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट कि इंग्लिश जो है आपको अगले कल या परसों से वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं कुछ कारणवश इसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, अब मैं इसे शुरू कर दूंगा ताकि आपको भी इसमें बहुत ही मदद मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एमटीएस को। एक बात और कि मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना चुका हूं, ठीक है, उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे आपको इसका पीडीएफ ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है जीके जीएस का, वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा ताकि आप उसे ठीक से पढ़ भी सके। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं एमटीएस को। चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है। क्या बोला है, कौन सा एक इनमें से नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, मतलब डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी। अब देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये है, क्योंकि अच्छा पर ये देखते हैं डीपीएसपी के जो है आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 के बीच में आता है। ठीक है, 36 से लेकर 51 के बीच में आता है आपका डीपीएसपी। और इसे कब लागू किया गया था, इसे लागू किया गया था 1976 में लागू किया गया था। ठीक है, 1976 में इसे लागू किया गया था। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। और इसे किस पार्ट में जोड़ा गया है, तो इसे चौथे पार्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 1976 में लाया गया। कहाँ से, तो आयरलैंड से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये डीपीएसपी में आता है। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, 50 में आता है। समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी ये जो है आपका किस आर्टिकल में, 44 आर्टिकल में। ठीक है, और स्मारकों की संरक्षण ये किस आर्टिकल में, ये 49 में आता है। लेकिन भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ये स्वतंत्रता का अधिकार है, किस में आता है, 19 के 1 में आता है। ठीक ना। और एक बात कि नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब होता क्या है, सही बात करें तो इसका मतलब होता क्या है, इसका बात होता है कि भारत की बात करें तो भारत में कल्याणकारी राज्य बनाना और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ही हमारा डीपीएसपी कहलाता है, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। क्या बोला है, सांची स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन 3 जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो सम्राट अशोक ने कराया था। किसने कराया था, सम्राट अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक ने कराया था। अब चलिए अशोक की बात करें तो अशोक का शासनकाल कब से कब तक था, तो 269 से लेकर 238 तक। ठीक है, इसने कलिंग पर कब युद्ध किया था, तो 262 से 261 तक, पूरे 1 साल तक कलिंग पर युद्ध किया था। उसके बाद ये सन्यासी ले लिए थे, बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। उनके बाद ये
तलवार को हाथ नहीं उठाए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? क्या बोला है? दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो वो है आपका प्रशांत महासागर से। चलिए हम देखते हैं दक्षिण चीन सागर कहाँ पड़ता है। मैं आपको चाइना का नक्शा बनाकर दिखाता हूँ, एक मिनट। ये थोड़ा रफ चाइना का नक्शा हो गया। इंडिया का तो मैं नहीं बना सकता। चलिए मैं यहाँ समझते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पड़ता है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पड़ता है आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पड़ता है आपका दक्षिणी चीन सागर। यहाँ पड़ता है दक्षिणी चीन सागर। यहीं पे है आपका ताइवान भी, ठीक ना। ये आपका दक्षिणी चीन सागर कहलाता है। और इसके बाद ही आता है ये आपका पूरा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर, मतलब प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो ये जो पार्ट है दक्षिणी चीन सागर, ये प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, ठीक ना। और हाँ, एक बात और, अगर चाइना की बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा देशों के साथ जुड़ता है। तो कितने देशों के साथ जुड़ता है? तो 14 देशों के साथ जुड़ता है। कितना देशों के साथ? 14 देशों के साथ जुड़ता है। और एक बात करते हैं, ये दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा और तीसरा है चाइना, ठीक है। भारत है 7वां, याद रखिएगा, भारत 7वां है। और आगे बात करें तो जनसंख्या के मामले में चाइना जो है अभी सेकंड नंबर पे आ गया है। और फर्स्ट नंबर पर अभी क्या है? इंडिया है। लेकिन अभी जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आते रहती हैं हर साल, उसके हिसाब से अभी सेकंड पर है चाइना। अब आगे देखते हैं, महासागर के बारे में बात करते हैं। महासागर के टोटल कितने महासागर हैं? पूरे विश्व में टोटल 5 है। पूरे मतलब पृथ्वी पर टोटल 5 है। लेकिन उनमें से 5 में से सिर्फ 4 को ही भौगोलिक मतलब कि मान्यता मिली हुई है कि 4 ही हैं। 5 कौन कौन से हैं? तो वो बताता हूँ मैं आपको। प्रशांत महासागर, ये पहला वाला प्रशांत महासागर। दूसरा हिंद महासागर। तीसरा आर्कटिक महासागर। चौथा अंटार्कटिक महासागर। और 5वां अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। लेकिन अंटार्कटिक महासागर को नहीं जोड़ा गया, लेकिन 4 ही को अभी लिया गया सिर्फ है। कौन कौन सा? प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। तीसरा संस्करण कब हुआ था? 2023 में। मैंने पिछले ही सेट में, कल वाला सेट में जो था, उसमें ही भी बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए, ये कहा ना मैंने, किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, रिपीट हो जाता है, ठीक ना। अब चलिए इसके बात करते हैं पूरी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में हुआ था, जो कि कहाँ लड़ा गया था? ये हुआ था आपका भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। दूसरा कब हुआ था? दूसरा 2022 में हुआ था। क्यों? 2021 में जो है कोविड-19 के कारण इसे स्थगित करके 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ? बेंगलुरु में। और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मतलब को, उसके सफलता को देखते ही इसे शुरू किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आपका 2018 में शुरू किया गया था, ठीक ना। उसी को देखते हुए इसे शुरू किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच का अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय आय जब हम लोग निकालते हैं तो अंतिम लास्ट वाला और मध्य वाले वस्तु को बीच वाला का जो हम लोग अंतर निकालना चाहते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि यही जो है ना आपका विकास का कारण बनता है। यही जो है आपका आर्थिक विकास और उत्पादकता के अधिक सटीक माप भी देता है। यहाँ पे ये बीच वाला ही इसलिए कहा गया है, यह जो है आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ से जाना जाता है, कहाँ से किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। बरिंगा जो है ये आपका स्थानांतरित खेती है, कहाँ का? उड़ीसा का। मणिपुर की बात करें तो ये है आपका झूम। यहाँ क्या है? झूम जो है स्थानांतरित खेती का नाम है झूम। आंध्र प्रदेश की बात करें स्थानांतरित खेती का तो वो है पोडू। क्या है? पोडू। और मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या है? बेवार। क्या है? बेवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? ठीक है, क्या बोल रहा है? नॉमिनल एक्सिक्यूटिव ऑथोरिटी। नॉमिनल एक्सिक्यूटिव ऑथोरिटी कौन कहलाते हैं? तो कौन कहते हैं? राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में? तो ये आते हैं 52 में, लेकिन इनका ख़त्म लास्ट कहाँ तक होता है? ये 62 तक ख़त्म होता है। आर्टिकल 52 से 62 तक इनका पूरा चीज़ है। प्रधानमंत्री का कहता है किस में? 75 में कहता है कि प्रधानमंत्री होना चाहिए। और आगे उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं तो इनका आर्टिकल जो है 63 से शुरू होता है और ख़त्म होता है 73 तक। महान्यायवादी का किस में है? तो इनका है 76 आर्टिकल में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, अगला प्रश्न कहता है, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? क्या बोले हैं? महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। और एक यहाँ देखिएगा, सिनकोना की छाल जो है औषधि बनाने में बहुत काम आती है। ठीक ना। और ये कहाँ पाए जाते हैं? अगर राज्य की बात करें तो अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट की तरफ ज़्यादा मिलती हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैक्रो वन की बात करें तो मैक्रो वन क्या कहलाते हैं? जो कि जहाँ से नदी बहती है और जहाँ मिलती है, जिस सागर में या महासागर में मिलती है, इस जगह पर जो पेड़ होते हैं ना, इनकी जो जड़ें होती हैं पूरे अंदर पानी में होती हैं, सिर्फ तैरते रहती हैं। ठीक है, यह कहाँ मिलती हैं ज़्यादातर? ये मिलते हैं आपके गुजरात में। ज़्यादातर आपको गुजरात में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, लेकिन गुजरात में भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गुजरात में मिलते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन। आगे देखते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है पर्वत पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो कहाँ पर है? वो केरल में है। केरल में है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, इन जैसे राज्यों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी के इलाके में कारण ये पाए जाते हैं। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रिकों, मतलब जिसे हम लोग डाउटर न्यूक्लियाई के बीच न्यूक्लियाई बोलते हैं, उनके बीच फ्रैंगोप्लास्ट का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो कैसे होता है? कोशिका द्रव विभाजन। जैसे कि ये सेल है पूरा, इनमें से कोशिका जो है द्रव जो है बहता रहता है। ठीक है, बाकी सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया, कोशिका हो गया, इसी में जो है आपका ये जो कोशिका द्रव जो है इसका विभाजन जब होता है तो उसी को कहते हैं कोशिका विभाजन के दो संतति केंद्रों, मतलब डाउटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का काम क्या है? पैसे से उससे पैसे निकालना या उसमें पैसे डालना। ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक की लेखिका है? तो कौन है इनकी लेखिका? यह इनकी लेखिका है प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा की बुक है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन करें। तो इनमें से मिल्खा सिंह का कौन सा बुक है? तो इनका देखिए, याद करने से कैसे है? मिल्खा सिंह रेसर हैं, तो रेसर तो रेस का नाम जरूर आएगा। तो क्या है यहाँ पे? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का
आत्मकथा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये किसकी बुक है? ये है आपके के नटवर सिंह के बुक है। ठीक है, अ शॉट एट हिस्ट्री, ये किसका बुक है? तो ये है आपका अभिनव बिंद्रा का, अभिनव बिंद्रा का। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसका बुक है? ये है युवराज सिंह का बुक है। युवराज सिंह का बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देवेंद्र झझारिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक स्थान जीता है? तो वे जीते हैं रजत पदक। कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। कहाँ हुआ था ये? कब हुआ था? 2022 वाला में। ठीक है, 2022 में दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो संबंध है आपका उड़ीसा से। किससे है? उड़ीसा से। बिहार का की बात करें तो बिहार में कौन कौन सा फेमस है? तो बिहार में फेमस है आपका बिरहा, जट जटिन, झिझिया। ठीक है, ये हो गया बिहार के लोक नृत्य फेमस। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रासलीला, ख्याल और कजरी, ये जो है फेमस लोक नृत्य है। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। आगे देखते हैं। अगला क्या है? हरियाणा का फागुन, रूर और डाफ। ठीक जो है, ये तीनों जो है आपका हरियाणा का फेमस लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? लेम्बक बुमानी नृत्य का फसल नृत्य है, मतलब फसल का जो होता है उपाय, मतलब साल के जैसे कि जनवरी में हम लोग मकर संक्रांति बनाते हैं, फसल की उपलब्धि मनाते हैं मकर संक्रांति। उसी तरह लेम्बक बुमानी जो नृत्य है, डांस है, वो कहाँ का है? तो वो है त्रिपुरा का। ठीक है, त्रिपुरा के मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मिजोरम का जो मनाया जाता है डांस फसल के लिए, तो वो है आपका कौन सा? चेराव। कौन सा? चेराव। मेघालय का कौन सा होता है? वांगला, ये नहीं, वांगला। ठीक है, असम का हो जाता है बिहू। ठीक है, ये सब जो है फसल के ही मतलब के जश्न मनाते हैं, कि फसल उगने का जश्न का मनाते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? R.D. बर्मन। ये थे म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर थे। कहाँ के थे? कलकत्ता के थे। कहाँ तक के थे? कलकत्ता का थे। रवि, नौशाद, ख्याम, ये तीनों भी हैं म्यूजिक कंपोजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? क्या बोला है? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो वह है किराना घराने से। किससे? किराना घराने से संबंधित रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 18 प्रश्न नंबर क्या कहता है? 18 नंबर प्रश्न कहता है, नर्तक नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली जोड़ी कौन सी गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ी गलत है? तो देखिए नीचे से देखते हैं हम लोग। मीनाक्षी चित्तरंजन, ये भरतनाट्यम की ही है। मीनाक्षी चित्तरंजन जो है भरतनाट्यम के ही नृत्य शैली से संबंधित है। त्रिलोचन मोहता, ये छऊ से ही रिलेटेड है। श्रुति बंदोपाध्याय, ये आपका मणिपुर से ही रिलेटेड है। लेकिन कुमकुमधर जो है कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है, बल्कि कुमकुमधर जो है ये आपके कथक से रिलेटेड है। किससे है? कथक से रिलेटेड है। ठीक ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी तो मणिपुर का, छऊ झारखंड का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? यह कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? तो वो कौन था? नादिर शाह था।
नादिर शाह ही था जिसने दिल्ली को लूट लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो किए थे किसने? थोंडो केशव कर्वे ने। किसने? थोंडो केशव कर्वे ने किया था। कब किया था? सॉरी 1916 में। कब? 1916 में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, थोंडे केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मुगेतवेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य में मुकेतेश्वरी मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में पड़ता है ये मंदिर? मुकेतेश्वरी मंदिर ये आपका पाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख मंदिर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का प्रमुख मंदिर है आपका चामुंडा देवी। ठीक है, चामुंडा देवी का मंदिर है आपका हिमाचल प्रदेश का फेमस। उत्तराखंड की बात करें तो भैरव मंदिर जो है फेमस है। मध्य प्रदेश का तो मालूम ही होगा, महाकालेश्वर जो है आपका, महाकालेश्वर जो है ये आपका फेमस है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस पड़ोसी देश के, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा जो है दिहवी है? क्या है? दिहवी, दिवेही है। तो वह किसका है? मालदीव का। मालदीव कहाँ पड़ता है? भारत यहाँ है तो मालदीव यहाँ पड़ता है। ठीक है, चीन की बात करें तो चीन की भाषा क्या है? मैंड्रिन है। क्या है? मैंड्रिन है। श्रीलंका का क्या भाषा है? तो सिहिनली है। क्या है? सिहिनली या तमिल है। ठीक है, और भूटान की क्या है? तो भूटान का है जोंगखा। क्या है? जोंगखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के कारीगरों के समर्थक के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है? तो उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है अवसर। अब देखिए इस अवसर का जो फुल फॉर्म है क्या है? ठीक है, तो अवसर का फुल फॉर्म है आपका, बोलते जाता हूँ, एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। मैंने क्या बोला? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। ठीक ना, सॉरी, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है? मतलब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? तो वे आपके हैं टोटल 118 एलिमेंट। ठीक है, कितने हैं? 118 एलिमेंट है आपके। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? भारत ने लेबनान को हराकर जीती है। किसकी कैप्टेंसी में? तो सुनील छेत्री की कैप्टेंसी में जीती है भारत ने। और ये कहाँ हुआ था 2023 का? ये हुआ था आपका उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में, कलिंग स्टेडियम में। कहाँ पे? कलिंग स्टेडियम में हुआ था। तो आज हम ख़त्म करते हैं 25 क्वेश्चन का सिलसिला MTS का। तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं, इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक ना, और साथ ही साथ आगे भी आप कल या परसों तक आपके लिए इंग्लिश को भी मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, जो आपके MTS के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।